औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में से है और गोल्गी जो है ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये लॉन्ग के तौर पे तैयार कर लेना है। गोल्गी एपरेटस जो है उसको डिस्कवर किया था गोल्गी ने 1898 के अंदर, ठीक है। 1898 के अंदर इसको गोल्गी ने डिस्कवर किया था। गोल्गी एक बंदे का नाम था, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया और इसी बेस पे इसका नाम रख दिया गया गोल्गी एपरेटस। गोल्गी जो एपरेटस है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया था। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब के अंदर जो है वो गोल्गी एपरेटस पाया जाता है। गोल्गी एपरेटस जो होता क्या है, गोल्गी एपरेटस जो है स्टार्ट्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। हमने पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था कि छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। और जब बहुत सारी सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं तो उसको तब वो स्ट्रक्चर जो बनाती है उसको हम कहते हैं गोल्गी एपरेटस। सिंपल से मैं अगर आपको डायग्राम बनाऊँ आगे, वैसे मैंने बनाई हुई है। जिस तरह आप कह लें ये सैक है एक, ठीक है, इसके ऊपर एक और सैक पड़ी हुई है, इस तरीके से एक और सैक पड़ी हुई है। तो यही बताया गया स्टॉक। स्टॉक कहते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर, जैसे हम बुक्स हैं, हम बुक्स को अरेंज कर देते हैं, एक बुक पढ़ी फिर दूसरी पढ़ी फिर तीसरी पढ़ी, तो ये क्या है, स्टॉक है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर का स्टॉक, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का मतलब ये है कि चिपटी हुई सैक, ठीक है। जिस तरह से सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने बारदाना की जो शॉप होती है वहाँ पे आप गए होंगे, बोरी जिसको हम कहते हैं, थैला कहते हैं, आपने देखा होगा वो लेयर्स में पड़ी होती हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो बोरी एक कह लें, जो लेयर आप कह लें उसके ऊपर दूसरी पड़ी हुई, फिर तीसरी पड़ी, इस तरीके से वो लेयर्स की शक्ल में जुड़ी हुई होती हैं। तो वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, उन्होंने इस तरह से बिल्कुल हमवार की होती हैं, ठीक है। तो अब वो भी क्या है, वो है, फ़र्ज़ कर लें उसी तरह का है गोल्गी एपरेटस। तो वो भी स्टॉक है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक का। जिस तरह ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक जो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की सूरत में पड़ी हुई हैं, तो जब इस तरह से पड़ी होंगी तो जो स्ट्रक्चर बनती है, जो ऑर्गेनेली बनती है, उसको हम कहते हैं गोल्गी एपरेटस। अब जो गोल्गी एपरेटस जो है इसके साथ अगर वेजिकल्स आके लगना शुरू हो जाएं, वेजिकल्स क्या है, वेजिकल जो हैं ये प्रोटीन्स हो सकती हैं, कोई हार्मोन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि बनती हैं राइबोसोम से, आप कर लें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन जो बनाता है वो प्रोटीन छोटी छोटी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में अवेलेबल होती है, जिनको हम वेजिकल्स कहते हैं। जब वो वेजिकल्स आके कह लें कि गोल्गी एपरेटस के साथ जुड़ जाती हैं तो तब उसको कहना शुरू कर देते हैं गोल्गी एपरेटस, सॉरी गोल्गी कम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर हम गोल्गी एपरेटस के साथ वेजिकल को अटैच कर दें तो जो नई स्ट्रक्चर बनती है गोल्गी एपरेटस और वेजिकल के मिलने से उसको हम कहते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स। मतलब अगर वेजिकल नहीं जुड़ी होंगी तो गोल्गी एपरेटस कहेंगे, लेकिन अगर वेजिकल जुड़ जाएंगी तो उसको हम गोल्गी कम्प्लेक्स कहना शुरू कर देंगे। अच्छा, कम्प्लेक्स सिस्टम है ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स का अराउंड द सेंट्रल स्टॉक, ठीक है। सेंट्रल स्टॉक से मुराद ये है कि ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो है ये गोल्गी जो है ट्यूब्स का एक गुच्छा सा है वो पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये सेंट्रल स्टॉक है और इसके इर्द इस तरह से ये ट्यूब्स ही पाई जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स कहते हैं। अब मैंने आपको एक प्रोसेस सा बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे बडीड ऑफ होती हैं वेजिकल्स, यानी कि पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम थे, उन्होंने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन छोटे छोटे वेजिकल की शक्ल में थी, ठीक है। वेजिकल्स कहते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर, ये वेजिकल है, ठीक है। वेजिकल की शक्ल में वहाँ से ट्रांसफ़र हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो टूट गई। जब वो टूटी तो वो जाके जुड़ गई गोल्गी एपरेटस के साथ। जब गोल्गी एपरेटस का जुड़ेगी तो बन जाएगा गोल्गी कम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया, ठीक है। अब ये एक गोल्गी एपरेटस की डायग्राम आपके सामने है। इसमें ये देख लें, ये वेजिकल्स हैं, सॉरी ये सैक्स हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बाय लेयर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो गोल्गी एपरेटस है इसके 2 फेसेस होते हैं, एक होता है फॉर्मिंग फेस और एक होता है मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस जो है उसके साथ आगे वेजिकल जुड़ती हैं, मतलब फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे था
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इससे मैंने बताया था कि वेजिकल निकलती हैं, टूटती हैं। अब ये जो वेजिकल टूटी थी उससे वो ये जो गोल्जी अपरेटस है इसके फार्मिंग फेज के साथ आके जुड़ जाएंगी, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगी। जिस तरह ये मैंने बनाई हुई है तो यहाँ पे एक और बना देते हैं, यहाँ पे आके जुड़ेगी, फार्मिंग फेज के साथ आके जुड़ गई। अब ये फार्मिंग फेज से आस्ता आस्ता मूव करेंगी मैच्योरिंग फेज की तरफ। ठीक है, मतलब ये है कि पहले यहाँ पे थी, फिर आगे ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पे, फिर ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगी यहाँ पे। इस तरीके से ये आस्ता आस्ता फार्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की तरफ आएंगे। जो फार्मिंग फेज होगा वो कन्वेक्स होता है और जो मैच्योरिंग फेज होता है वो कनकेव होता है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल टूटेंगी, जो प्रोटीन टूटेंगी छोटे छोटे वेजिकल की शक्ल में, वो गोल्जी अपरेटस के पास आएंगी, गोल्जी अपरेटस के फार्मिंग फेज के पास आएंगी, वहाँ के जुड़ जाएंगी। जब ये जुड़ जाएंगी तो अब इसको गोल्जी अपरेटस नहीं बल्कि गोल्जी कम्प्लेक्स कहना शुरू कर देंगे। अब ये जो वेजिकल्स हैं ये फार्मिंग फेज से स्टेप बाय स्टेप मैच्योरिंग फेज की तरफ आएंगे। यानी पहले यहाँ पे जुड़ी हुई थी, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। आस्ता आस्ता ये फार्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की तरफ ट्रांसफ़र हो रही हैं। और जब ये फार्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की तरफ आती हैं तो इनके ऊपर कुछ कवरिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, इनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग होती है ताकि ये आगे जाके इस्तेमाल हो सके। तो अब ये आस्ता आस्ता मैच्योरिंग फेज की तरफ आएंगी। जब मैच्योरिंग फेज की तरफ आएंगी तो वहाँ से भी ये टूट जाएंगी। जब ये टूटेंगी, फ़र्ज़ कर लें कि पहले ये इस तरह की आई थी तो ये स्टेप बाय स्टेप मूव की, जब ये टूटेंगी तो आई इस तरह की थी। ठीक है, तो इनमें हम कहते हैं मॉडिफिकेशन हो चुकी है, तो हम मॉडिफिकेशन को ज़ाहिर करने के लिए इसके इर्द गिर्द हम एक ग्रीन सी कवरिंग बना देते हैं। मतलब ये हुआ कि जब आई थी तो ये और तरह की थी, जब ये निकली हैं प्रोसेसिंग के बाद फार्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की तरफ जब ये आई तो इनकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद इसमें कोई तब्दीली आई और तब्दीली होने के बाद ये उससे टूट गई और टूट के ये सेल में कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। इसका मतलब ये हो गोल्जी अपरेटस का काम है कोई भी चीज़ जो सेल के अंदर बनती है वो गोल्जी अपरेटस के पास इसलिए आती है ताकि उसकी मॉडिफिकेशन हो सके, उसको बेहतर बनाया जा सके ताकि वो सेल में या किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सके। लेकिन गोल्जी अपरेटस के पास आने से पहले वो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, इसलिए ये आती है मॉडिफिकेशन के लिए। गोल्जी अपरेटस को मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाई करके इसको फिर ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ भी इसने इस्तेमाल होना होता है। ठीक है, तो ये था गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस के सेल के लिहाज से मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। दरमियान में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोनों तरफ, क्योंकि मैंने लोकेशन में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो जगहों पे पाया जाता है। यहाँ तो वो पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, या फिर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पाया जाता है। ठीक है, अब आप देखें ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मैंने बताया है उससे वेजिकल्स निकलेंगी, प्रोटीन निकलेंगी। अब ये प्रोटीन कहाँ गई, ये चली गई गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी अपरेटस के फार्मिंग फेज के पास। आस्ता आस्ता वहाँ से ये निकली और यहाँ से ही खारिज होगी। जब ये गोल्जी अपरेटस से निकलेंगी तो आगे जाकर टॉपिक पे आएगा, इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम जो है इसमें एंजाइम भी होंगे, इसमें मॉडिफिकेशन भी होगी। अब अगर इसने सेल के अंदर यूज़ होना है तो सेल के अंदर यूज़ हो जाएंगी, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, आउट ऑफ द सेल ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये है न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनी, प्रोटीन की वेजिकल्स बनी, वेजिकल्स गई गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी अपरेटस के फार्मिंग फेज के पास, वहाँ से आस्ता आस्ता मैच्योर हुई, उनमें मॉडिफिकेशन आई और मैच्योरिंग फेज से वो निकल गई। जब वो मैच्योरिंग फेज से निकलती हैं तो उनको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम या तो सेल में यूज़ हो जाएंगे या फिर दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ जाके ये यूटिलाइज हो जाएंगे। तो गोल्जी अपरेटस का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो सेल सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत ही अहम है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो सेल सिक्रीशन करवाती है, तो गोल्जी अपरेटस जो है ये सेल सिक्रीशन करवाता है।
अब जो सिक्रीशन प्रोडक्ट हैं वो आते कहाँ से, मैंने पहले बता दिया, राइबोसोम। राइबोसोम किसके साथ जुड़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो प्रोसेसिंग गोल्जी एपरेटस में होती है, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए सेल से बाहर या सेल के अंदर। अब इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, मैमल्स जो है, मैमल्स के अंदर जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर पैदा करते हैं। दानेदार स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं एंजाइम, वो एंजाइम क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन करते हैं। लेकिन ये जो ग्रेन्यूल्स पेंक्रियाज पैदा कर रहा है ये डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, पहले ये जाएंगे किसके पास, गोल्जी एपरेटस के पास। कौन सी उसकी फेस के पास, फार्मिंग फेस के पास। फार्मिंग फेज से आसा मैच्योरिंग फेज की तरफ जाएंगे। मैच्योरिंग फेज से जब वो निकलेंगी तो तब वो मॉडिफाई हो चुके होंगे, तब वो जाएंगे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में और वहाँ जाके फूड की डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस का काम है सेल सिक्रीशन करवाना और कोई भी चीज़ जो सेल के अंदर एंजाइम है, प्रोटीन है, उसको मॉडिफाई करना ताकि वो इस्तेमाल हो सके। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी एपरेटस जो है ये कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल बनाने का काम भी करता है। फ़र्ज़ कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उससे प्रोटीन बनी, प्रोटीन गई किसके पास, गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, उसके साथ या तो कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा, जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ फिर वो क्या करेगा, वो उसके साथ अगर लिपिड्स गए हैं गोल्जी एपरेटस के पास तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट उसके साथ ऐड कर दे और बना दे ग्लाइकोलिपिड्स। यानी कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने में भी किसका हाथ है, गोल्जी एपरेटस का हाथ है। तो गोल्जी एपरेटस जो है ये कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल बनाता है और ये जो कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन में किसी भी कह लें कि ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था गोल्जी एपरेटस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।